वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। आज हम ले आए हैं जनरल साइंस का फुल मैराथन जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, खासकर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और लैब अटेंडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम ऑल इन वन कवर करने वाले हैं, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाए हैं हम। ये क्लास स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है या फिर जो रिवीजन करना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। एंड तक आप बने रहें, आपका हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। आज के बाद जर्नल साइंस आपका वीक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ रिक्वायर है तो आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की सारी पीडीएफ वाईटी क्लासेस की अवेलेबल है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is true of two objects of different masses falling freely near the surface of the moon? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनका डिफरेंट मास हो और वो फॉल कर रहे हैं और मून के सरफेस पर, मून के सरफेस पर फॉल कर रहे होंगे और उनका मास डिफरेंट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है? चलिए बताइए। ए पार्ट, both have different acceleration. B part, they have the same velocities. At any instant they experience force of the same magnitude or they change their inertia. देखो, जब भी दो बॉडीज मून के सरफेस पे गिरे या फिर अर्थ के सरफेस पे गिरे तो उनकी जो विलासिटी है वो सेम रहती है। क्या रहती है? विलासिटी सेम रहती है। वो सेम स्पीड के साथ फॉल करती हैं अर्थ की तरफ या फिर मून की तरफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है। दे हैव द सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। उनकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होती क्योंकि जो फ्रीली फॉलिंग है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडीज की है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? चलिए अपना स्कोर भी साथ साथ बताएं आप कमेंट में। देयर मासेस, देयर सेपरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस या द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है? सबसे पहले जी होती है, यहां से निकल जाएगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स से ये होती है G m1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब मासेस पे डिपेंड करती है। राइट, ये राइट आंसर है। फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इस पे भी डिपेंड करती है। देयर सेपरेशन मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जो राइट नहीं है वो है मीडियम। तो मीडियम पे डिपेंड फोर्स नहीं करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडीज के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। वो किसी भी मीडियम में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, कोई भी मीडियम में हो, वो डिपेंड नहीं करता है। राइट, नेक्स्ट यहां से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो वो फोर्स क्या होने वाली है? तो फोर्स उस टाइम पे होने वाली है, देखो यहाँ पे चेक करें आप, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये डबल हो जाएगी, मतलब अगर ये डबल हो जाएगी, अगर पहले ये 2 थी तो 2 2 जार कितना था? 4 था। अब ये डबल हो जाएगी, 2 का कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 जार कितना होता है? 16 हो जाएगा। तो ये 4 4 जार 16। अब कितने गुना ज्यादा हो गई? ये 4 टाइम इंक्रीज हो गई। कितनी टाइम इंक्रीज हो गई? 4 टाइम इंक्रीज हो गई। देखो 4 4 जार 16, 4 टाइम इंक्रीज हो गई। मतलब आपकी फोर्स जो है वो बिकम्स 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था लेस, ये कम हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी उस टाइम पे? कम होगी। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, बिकम्स 4 टाइम लेस, मतलब रिड्यूस हो जाएगी फोर्स क्योंकि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो वो इंक्रीज होगा। राइट, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट रे पासेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम
टू ए रेयर मीडियम, जब एक रे जो है वो पास करती है डेंसर से रेयर की तरफ, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज किया जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा उस टाइम पे, क्या इंक्रीज होगा फास्टर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज स्लोअर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर रिमेन कांस्टेंट। देखो ये अगर हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये क्या है, ये रेयर मीडियम है, तो आपको पता है जब भी डेंसर से रेयर जो है वो लाइट जाएगी तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाती है, राइट। तो जो ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करेंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने इंक्रीज किया, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट बना दिया, तो रे और ज्यादा जो है फास्ट बाहर निकल जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा फास्टर चेंज होगा, इंक्रीज होगा देन एंगल ऑफ इंसिडेंट से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये क्यों होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट की बात करता है। चलिए नेक्स्ट जो है, why does a piece of metal feel colder to the touch than a piece of wood even if both are at the same room temperature? बताता है कि हमें आयरन जो है, अगर आयरन और वुड का टेम्परेचर सेम हो, रूम टेम्परेचर पे रखे हो दोनों, तो हमें आयरन ठंडा क्यों लगता है और वुड जो है वो ठंडी क्यों नहीं लगती है? तो उसका क्या रीजन है, ए पार्ट है मेटल हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वुड, या मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वुड से, या मेटल इज बेटर थर्मल इंसुलेटर, या मेटल जो है वो थर्मल मतलब हीट को इंसुलेट करता है, मतलब हीट को पास करने नहीं देता है। मेटल हैज ए हायर थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर मेटल जो है हीट को जल्दी पास कर देता है देन वुड, या फिर वुड हैज लोअर डेंसिटी देन मेटल, क्या वुड की जो है वो लोअर डेंसिटी होती है मेटल से। तो रीजन क्या आ सकता है, देखो मेटल जो है इसकी कंडक्टिविटी हायर होती है किससे, वुड से। तो मेटल सी पार्ट जो है राइट आंसर है, मेटल हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी देन वुड। और ये क्या करेगा, जो ही हम इस पे हाथ लगा देंगे तो ये हमारी बॉडी का जो हीट है वो एकदम से जो है वो कंडक्ट कर देगी, हमारी बॉडी से हीट को रिलीज करवाएगी और हमारी बॉडी जो है फील करेगी ठंडा, राइट। तो यहाँ पे सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, which phenomena is responsible for splitting of white light into its component colors through a prism? जब प्रिज्म में से एक व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है। जो ये 7 कलर है इसी को बोलते हैं विबग्यार। क्या बोलते हैं, विबग्यार। और 7 कलर्स के इसको सिंपली बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये जो कलर होते हैं ये विबग्यार होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ VIGYOR। तो ये विबग्यार, इन कलर्स को विबग्यार बोला जाता है। और ये जो बैंड होता है इस बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, राइट। तो ये जो फिनोमिना होता है ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या रिफ्लेक्शन करवाती है ये फिनोमिना, रिफ्लेक्शन करवाती है, डिस्पर्शन कहलाती है, या फिर डिफ्रैक्शन जो है वो इस फिनोमिना को अंजाम देती है? तो इसका जो राइट आंसर है, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में विबग्यार में जो स्प्लिट करती है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है लाइट का फैलना, व्हाइट लाइट का फैलना, उसी को बोला जाता है डिस्पर्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है ये बेसिक साल्ट है, ये बेसिक साल्ट तो है। और ये साल्ट किसका है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का है, या वीक एसिड का है, या वीक बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो जब भी कोई साल्ट बेसिक साल्ट बन जाता है उसका मतलब होता है, बेसिक इन नेचर जब भी आएगा उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुई होती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड उसमें यूज हुआ होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज हुआ होता है सोडियम कार्बोनेट में, इसीलिए ये जो साल्ट बना है ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, राइट। नेक्स्ट आता है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एलिमेंट की है, क्या फ्लोरीन है, क्या क्लोरीन है, क्या ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है? तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देखो यहाँ पे अगर पूछा गया होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा गया होता तो उसका आंसर था फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन
हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये होता है क्लोरीन। ये क्या होता है? क्लोरीन होता है। इसी की होती है हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो क्लोरीन छोटा होता है, थोड़ा ना छोटा होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्रोडेड, मतलब घने पन आ जाते हैं एकदम से, वो जो है क्रोडेड फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत छोटा होता है तो वो क्रोडेड फॉर्म में आ जाते हैं, बहुत घने हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ये बड़ा होता है। क्लोरीन क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट, ये जो है इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट करता है, मतलब इसमें काफ़ी जगह रहती है और ये जो है इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट करता रहता है, इसीलिए ये इसी को बोला जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता रहता है, इसमें काफ़ी जगह होती है क्योंकि ये बड़ा होता है साइज़ में, और फ्लोरीन जो है वो साइज़ में छोटा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्राउड बन जाता है, मतलब अब उसको इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए जो है क्लोरीन जो है ज़्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है थोड़ा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन हैज ए हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक साइज। हाँ, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है क्लोरीन का, विच रिड्यूस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इनको आपस में रिपल्शन जो है नहीं करवाने देता, मतलब दूर नहीं भगाता इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसमें साइज ज्यादा होता है, इसका साइज ज्यादा होते है तो उसमें जो है जगह रहती है इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली lacks a lipid membrane and is considered a true organelle। इसमें से कौन सा ऑर्गेनेली जो है जिसमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होता है और ना ही यह कंसिडर करता है ट्रू ऑर्गेनेली? तो क्या लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या गोल्गी एपरेटस है? तो ये जो राइट आंसर इसका, चलिए बताइए क्या राइट आंसर है इसका। हमने पहले भी क्लास अपलोड की है, वो शायद ऑकरेंस ऑफ मेटल बहुत अच्छी तरह से उधर समझाया गया है। अगर किसी ने ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, उधर मेटल के ऑकरेंस, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन हमने समझा दिया है, राइट। तो आप वहां पे जाइए और उसको वॉच कीजिए। तो इसका राइट आंसर चलिए बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसका राइट आंसर है। क्यों है राइट आंसर इसमें? क्योंकि राइबोसोम जो है वो बॉन्ड नहीं होता है, याद रखना आपने, ये बॉन्ड नहीं होता है, ये बना होता है किसका? आरएनए प्लस प्रोटीन का। ये आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है राइबोसोम। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या करती है? लिपिड मेम्ब्रेन भी लैक करती है और इसको ट्रू ऑर्गेनेली भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी ये सारे जो हैं ये ट्रू ऑर्गेनेली जो है वो कंसिडर करते हैं इनको, और इनमें लिपिड मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है, which of the following is responsible for detoxification of lipid soluble drugs and metabolic waste in eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल में कौन सा इनमें से रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को? जो ड्रग्स लेते हैं उनमें डिटॉक्सिफिकेशन जो मेम्ब्रेन करता है वो कौन सा है? क्या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या लाइसोसोम है, या पैरोक्सिसोम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी पार्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक करता है, याद रखना है आपने। ये क्या करता है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक करता है। सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, इनको जो है वो ब्रेक कर देता है, और ये मौजूद होता है लिविंग सेल में। आपने याद रखना है किस में मौजूद होता है? ये लिविंग सेल में। चलिए ये इसका राइट आंसर है। अपना स्कोर भी साथ साथ बताएं आप। व्हाट इज 3E इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी स्टडीज? 3E जो है एनर्जी स्टडी जब आप करते हैं उसमें 3E क्या है? एनर्जी स्टडी के कंटेक्स्ट में 3E क्या है? चलिए, एनर्जी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एफिशिएंसी, इकोलॉजी है। एनर्जी है, एफिशिएंसी है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, या फिर इकोनॉमी है। तो 3E जो आपके पास है वो है एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। एनर्जी को प्रोड्यूस करो, फिर इन्वायरमेंट को क्लीन करो, फिर आप क्या? इकोनॉमी को अपनी बढ़ा दो। यही 3E हैं। एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी इज द 3E इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी स्टडीज, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन रिन्यूएबल नहीं है? रिन्यूएबल कौन सा होता है? रिन्यूएबल सोर्स वो होता है जो अनलिमिटेड इन नेचर होता है। अनलिमिटेड इन नेचर होता है, और इसको दूसरा नाम जो आपके सिलेबस में है उसको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड अवेलेबल होती है, ह्यूमन के यूज करने से खत्म नहीं होती है। तो बताइए इसमें से
कौन सा है जो रिन्यूएबल है? क्या बायोमास एनर्जी है? क्या बायोमास एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है? क्या सोलर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है? हाइड्रो पावर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है? जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है? तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो रिन्यूएबल हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो गलत नहीं है, ये सारे रिन्यूएबल हैं। इधर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हुई है, कोई ऑप्शन ऐसा यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे कोल लिख देता हूं, बायोमास की जगह कोल लिख देता हूं, तो कोल को आपको टिक करना पड़ेगा। कोल इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, कन्वेंशनल है। नॉन रिन्यूएबल का दूसरा नाम क्या है? कन्वेंशनल, जो लिमिटेड स्टॉक में होती है, जिसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं दोबारा से प्रोड्यूस होने में। वो किसका बना होता है? ये फॉसल फ्यूल बना होता है, डेड मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का, राइट। तो कोल यहाँ पे राइट आंसर आएगा अगर मैं लिख दूं, लेकिन ऑप्शन में कोल नहीं है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो रिन्यूएबल हैं, ये अनलिमिटेड इन नेचर हैं, इसको इंसान के यूज करने से कभी खत्म नहीं होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में आप बायोमास जो है ये नहीं करेंगे, बायोमास बिल्कुल रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। Which parameter is used as an index for the standard of living of people of the country? कौन सा पैरामीटर है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री को डिफाइन करता है? क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या नंबर ऑफ व्हीकल्स पर हाउस, या फिर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वो डिसाइड करता है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, कि आप जो है एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हैं पर कैपिटा के हिसाब से। वही पैरामीटर जो है वो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री, राइट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट एज ए लिक्विड नियर रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल जो है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो एग्जिस्ट करता है एज ए लिक्विड नियर रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या गैलियम है, या सीजियम है, या मर्करी है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव है? तो बताइए, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन होता है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? इन सब का सब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोवेस्ट होता है। मर्करी का भी लोवेस्ट होता है, सीजियम का भी होता है, और गैलियम का भी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है। और ये सारे लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसका डी पार्ट जो है वो राइट आंसर है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे चेक करें आप, मरकरी जो है वो मेल्ट होती है 39 डिग्री सेल्सियस पे, और सीजियम जो है 28.5 डिग्री पे, और गैलियम जो है 29.8 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है, विच मेटल इज कंसिडर्ड द मोस्ट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स? कौन सा मेटल जो है कंसिडर किया जाता है मोस्ट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स? मेटल्स में सबसे पोरेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है? तो वो है क्या? लेड है, मरकरी है, आयरन है, या फिर टिन है? तो सबसे जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो है लेड। लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर, करता है कंडक्ट लेकिन बहुत ही कम। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ब्लू लिटमस पेपर टू टर्न रेड? देखो, आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पे आपके पास लिटमस पेपर होता है, अगर वो ब्लू होगा तो उसमें कोई हम चीज डाल देंगे, तो अगर कोई सब्सटेंस हमने डाल दिया और वो ब्लू की जगह क्या बन गया, फिर इसने अपना कलर चेंज कर दिया रेड। जब ब्लू से रेड जाता है तो वो एसिड कहलाता है, मतलब मानते हैं वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। अगर आपके पास रेड जो है लिटमस पेपर होगा तो वो रेड से चला जाएगा ब्लू में। किस में चला जाएगा? ब्लू में। जब रेड से ब्लू में चला जाएगा तो हम मानते हैं कि ये जो बेस है, ये जो सब्सटेंस है वो बेस है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से ब्लू में जो है वो रेड में चला गया है, मतलब हमने उस पर क्या गिराया है? एसिड गिराया है। तो लुब्रिकेटिंग ग्रीस क्या है? ये जो है ये बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? ये भी बेस है। विनेगर है, सोप है, सोप भी क्या है? बेस है। यहाँ पे राइट आंसर सी पार्ट है, विनेगर। विनेगर को जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे वो कलर चेंज कर देगा एसिड का, वो कलर चेंज कर देगा लिटमस पेपर का रेड। और विनेगर इज ए क्या है? ये एसिड है। कौन सा एसिड है ये? एसिटिक एसिड। कौन सा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है और ये वीक एसिड है। क्या है?
वीक एसिड है, ये याद रखना आपने, जो विनेगर सिरका, सिरका जिसको आपको आप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कलर ऑफ कोटिंग ए कॉपर वेसल डेवलप व्हेन एक्सपोज टू एयर। बोलते हैं जब कॉपर वेसल को आप कोटिंग करते हैं, कलर ऑफ कोटिंग ए कॉपर वेसल डेवलप्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब कॉपर जो है वो एयर के साथ एक्सपोज हो जाता है, कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आने से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब कॉपर जो है एयर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने से, एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर कैसी होती है, आयरन पे क्या बनता है, आयरन पे रस्ट बनता है, तो बताओ कॉपर पे क्या बनेगा, कॉपर पे बनेगा, चलिए बताइए कॉपर पे क्या रेडिश ब्राउन बनेगा, या ग्रीन बनेगा, या सिल्वरी बनेगा, या फिर ब्लैक बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ग्रीन। क्या है, ग्रीन। कॉपर पे जो कलर आ जाता है, जो जंग लगता है कॉपर पे, वो ग्रीन कलर का होता है, और उसको बोलते हैं पैटीना, याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट आता है, which of the following oxide is both amphoteric, reacts with both acid and bases and amphiprotic। वो एम्फीप्रोटिक, बताइए वो कौन सा ऑक्साइड्स है जो एम्फोटेरिक कहलाता है और ये रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ। तो आपको पता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड और बेस के साथ, और वो सब्सटेंस हमारे पास है, बहुत बारी हमने पढ़ा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्ट करता है बोथ एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। यहाँ पे है एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है कैन बिहेव इन वे रिलेटेड टू बोथ एसिड टाइप एंड बेस टाइप बिहेवियर। एम्फीप्रोटिक का मतलब है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वेयर डू द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड सेटल। बोलता है जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब याद है मोल्टन में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है। तो बोलता है उस कंडीशन में जो नोबल मेटल है वो कहाँ पे मिलते हैं हमें। देखो जो मेटल होता है जिसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की करवा रहे हैं, तो कॉपर में हमें मिलेगा कैथोड पे, कॉपर कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड पे, और दूसरी जो इंप्यूरिटीज होंगी वो मिल जाती है हमें एनोड पे। अब यहाँ पे आंसर बताओ, कैथोड पे मिलेंगे, एनोड पे मिलेंगे, एनोड मड या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो एनोड मड है। ये जो नोबल मेटल होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये नोबल मेटल जो है ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्टेबल स्टेट में होते हैं, और तो ये हमें मिलते हैं, यहाँ मिल जाते हैं ये एनोड के नीचे, एनोड के नीचे हमें मिल जाते हैं, और इनको बोला जाता है एनोड मड। आपको याद रखना है, पिछले सेशन में भी हमने इसको बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट आता है, which alloy contains non-metals as one of its constituent। बताता है कौन सा एलॉय जो है वो उसमें जो है नॉन मेटल, एक जो है नॉन मेटल उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है। एग्जांपल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस मेटल। आपको याद रखना मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल। अब ये बता रहा है, ये वाली कंडीशन बता रहा है, बताता है इसमें से कौन सा है जिसमें एक, बाकी तो मेटल है लेकिन एक जो है वो नॉन मेटल होता है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, एमलगम है, या फिर स्टील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टील। स्टील में क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। मेटल में क्या आता है, मेटल में आता है आयरन। स्टील किसका बना होता है, किसका अलॉय होता है, स्टील इज द अलॉय ऑफ आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन। देखो कार्बन जो है नॉन मेटल और आयरन जो है मेटल। एमलगम किसका होता है, ये होता है मरक्यूरी का, आपने याद रखना है मरक्यूरी का होता है। और मरकरी में बाकी दो या दो से ज्यादा और सब्सटेंस जो है और एलिमेंट जो है वो ऐड किए गए होते हैं। और ब्रास जो है, ब्रास किसका होता है, ब्रास होता है कॉपर। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कॉपर और जिंक का पूछा जाएगा आपको। और ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन का, कॉपर प्लस टिन का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है, फिर उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कम और उससे कम। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है, आपको पता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे चलता है, जिंक, मैग्नीशियम, फिर तो यहाँ से आएगा, चाहे ए पार्ट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है,
Fe है, Zn है, Mg है, Na या फिर ये वाला है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ सकता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम, ए पार्ट, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ऊपर होता है सोडियम, Na सोडियम ऊपर, फिर मैग्नीशियम, फिर Zn, फिर आयरन, ऐसे ऐसे चलते चलते नीचे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से नीचे नोबल मेटल, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की कहलाती है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं, ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्टिविटी विद मेटल या फिर ब्रिटल नेचर, तो ब्रिटल नेचर जो है ये नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी विद वाटर, जब वाटर के साथ मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है? देखो ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिंक जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना देगा मेटल ऑक्साइड और रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस को। ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये यहाँ पे ये जो है सी पार्ट इज द राइट आंसर, यही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। जब भी मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। आपने गैस नहीं पढ़ा है, आपने लिक्विड पढ़ा है। तो लिक्विड आपने पढ़ा था ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉन मेटल इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, बताइए कौन सा है? क्या सल्फर है, या ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर कार्बन है? तो इसका आंसर भी बिल्कुल राइट ब्रोमीन ही है। ब्रोमीन जो है वो बिहेव करती है गैस एट रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन ही है जो बिहेव करती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दोनों कंडीशनें इसमें होती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड। मेटालॉइड की इसमें कौन सी एग्जाम्पल है? देखो मेटालाइट क्या होता है? मेटालाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो बिहेव करते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल ना तो वो नॉन मेटल होते हैं और ना ही वो प्योर मेटल होते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है मेटालाइट, जो प्रॉपर्टीज रखते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो वो कौन से होते हैं? क्या सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर या फिर सिल्वर? तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। सिलिकॉन हमारे पास मेटालाइट है। दूसरा कौन सा होता है? जर्मेनियम, याद रखना है आपने, जर्मेनियम। और नेक्स्ट कौन सा होता है? गैलियम। ये जो है ये मेटालाइट होते हैं। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? देखो सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है सिलिकॉन का। हमारे मोबाइल्स में है, टीवीज में है, रेडियोज में है, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनमें सिलिकॉन यूज होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज द बेस्ट कंसंट्रेटेड। इसमें से इनमें से कौन सी ओर जो है जिसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, मतलब प्योर कर सकते हैं फ्रॉस्ट फ्लोटेशन मेथड से? तो बताइए इसमें से कौन सी ओर है जिसको हम फ्रॉस्ट फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेट कर सकते हैं? उस क्या हेमाटाइट है, या कैलामाइट है, गैलिना है, या मेलाचाइट है? तो इसकी मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट समझाया हुआ है आपको, ऑकरेंस ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, वहां पे ओर्स के बारे में सब डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे चेक कीजिए, उस क्लास को आप देख के आइए, आपको आसानी होगी। तो राइट यहाँ पे बताइए आप, इसमें जो राइट आंसर है फ्रॉस्ट फ्लोटेशन से हम किस ओर को जो है वो हम कवर कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। तो सी पार्ट गैलिना। अब ये गैलिना किसकी ओर होती है? ये होती है पीबीएस, मतलब पीबी किसका होता है? लेड, और एस सल्फाइड, मतलब ये लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं बाय फ्रॉस्ट फ्लोटेशन मेथड। ये आपको याद रखना है। फ्रॉस्ट फ्लोटेशन मेथड समझाया हुआ है आपको, पूरी ओर को हम क्या करते हैं? क्रश करते हैं और पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रियोलाइट इज एडेड टू द चार्ज इन ऑर्डर टू। क्रियोलाइट को हम चार्ज के तौर पे ऐड करते हैं ओर में। क्रियोलाइट क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो हम ओर में ऐड कर देते हैं चार्ज के तौर पे, मतलब रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये क्रियोलाइट को हम ऐड कर देते हैं ताकि हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये क्या करता है? ये क्रियोलाइट क्या करता है? lower the melting point of bauxite and increase conductivity, dissolve bauxite and protect it from oxidation, minimize the heat loss due to radiation, या increase the rate of reaction। ये जो क्रियोलाइट ऐड कर देते हैं और में चार्ज के तौर पे, ये क्यों यूज करते हैं हम? ये इसलिए करते हैं, ए पार्ट इज द राइट आंसर, कि लोअर द मेल्टिंग पॉइंट,
हम क्या करेंगे, वो जो ओर होती है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम की ओर कहलाती है बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है और इस बॉक्साइट का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम क्रियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज ए चार्ज, और ये इंक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी को। क्या करता है, इंक्रीज कंडक्ट, मतलब हीट को पास करने के लिए, हीट को कंडक्ट करने के लिए हम क्रियोलाइट के इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से हीट ट्रांसफर हो जाए और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए और बॉक्साइट जल्दी मेल्ट होके हमें एल्यूमिनियम हासिल हो सके, राइट। तो इसका ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है व्हेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, इस बार पेपर में आएगा। व्हेन एरकल मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ विच मेटल, हर एक एमसीक्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये व्हेन एरकल मेथड जो है ये यूज होता है किस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए, क्या निकल या आयरन, जिरकोनियम या टाइटेनियम, या फिर कॉपर और सिल्वर, या फिर जिंक और मरकरी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इतनी रिस्पांसिबिलिटी आप भी लें, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाए है, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन के बेस पे हम आपके लिए जो है क्लासेस बनाते रहेंगे। कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो, आपकी रिस्पांसिबिलिटी इतनी तो बनती है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो बताइए आप। इसका जो राइट आंसर है वैन एकल मेथड जो है ये प्यूरिफाई करता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को, राइट। बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब बी पार्ट राइट आंसर तो है, लेकिन क्या आपको पता है वैन एकल मेथड किसको बोला जाता है? इसका समझाना जरूरी है, टाइम क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन मेथड को समझाना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए वैन एकल मेथड क्या होता है। देखो वैन एकल मेथड का दूसरा नाम है आयोडाइड प्रोसेस भी बोला जाता है इसको, ये आपने याद रखना है। अब ये आयोडाइड प्रोसेस क्या होता है आपको सिंपली याद रखना है। देखो जब भी हमारे पास इम्प्योर मेटल, ये जिरकोनियम और टाइटेनियम जो है ये इम्प्योर होते हैं, पहले प्योर नहीं होते, हम क्या करते हैं इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। आयोडीन जो है ना, जिरकोनियम या टाइटेनियम कोई भी हो, इसको हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्शन के बाद बन जाता है मेटल आयोडाइड। जब हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया किसको, जिरकोनियम और टाइटेनियम को, ये बन जाता है मेटल आयोडाइड। मेटल आयोडाइड जब बन गया उसके बाद ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, याद रखना है आपने, ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, वोलेटाइल कंपाउंड होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम उसको हाई टेम्परेचर टंगस्टन फिलामेंट पर पास करते हैं। मतलब कोई हमने फिलामेंट ले लिया है, कोई गर्म रॉड हमारे पास, फिलामेंट जो है वो उसकी बहुत हाई टेम्परेचर उसका, तो उसके उसके ऊपर से हम इसको पास करवाते हैं। उसके ऊपर से जब हमने पास करवा दिया तो ये जो मेटल आयोडाइड होता है, आपको याद रखना है, जब टंगस्टन हाई टेम्परेचर टंगस्टन के ऊपर से हम इसको पास करवाते हैं तो ये जो मेटल आयोडाइड होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं डिकम्पोज होना। क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने पर हमें जो है जिरकोनियम और टाइटेनियम प्योर फॉर्म में मिल जाता है, राइट। ये इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड ये आपको याद रखना है। और ये किस लिए यूज होता है, ये होता है जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पीडीएफ आपको रिक्वायर है तो आप पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, राइट। चलिए नेक्स्ट बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। कौन सा मेटल जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिफाइन नहीं किया जाता? क्या टिन है, जिंक है, मरकरी है, या नन ऑफ दीज है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। और सबसे पहले आप बताइए डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है। तो डिस्टिलेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जब मेटल को इतना बॉईल किया जाता है, इतना पिघलाया जाता है कि वो वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। जब भाप बन के उड़ जाएगा तो ऊपर से उसके कुछ हमने मतलब उसको रेजिस्ट किया होता है। तो फैक्ट्रीज में ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जब वो ऊपर भाप टकरा जाता है तो टकराने के बाद वो कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद फिर वो वापस प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे आ जाता है लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद फिर उसको कूल किया जाता है और वो कूल करने के बाद हमें मिल जाता है प्योर मेटल। और वो मेटल है कौन सा, जिसको हम रिफाइन नहीं कर सकते। टिन को हम रिफाइन इस मेथड से नहीं कर सकते, जिंक को हम कर सकते हैं, मरकरी को हम कर सकते हैं। तो लेकिन टिन को हम इससे रिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि टिन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका बीपी जो होता है वो हाई होता है, जैसे आपका बीपी भी हाई होता है क्योंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए, राइट। तो नेक्स्ट चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए suitable और फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन। आयरन की ओर बताना है कि कौन सी suitable नहीं है। देखो आयरन की ओर कितनी होती है, 4 होती है, उसमें से 3 यहाँ पे दी होंगी, एक नहीं दी होगी। क्या हेमीटाइट है, क्या मैग्नीटाइट है, साइडराइट है, या फिर आयरन पाइराइट है। इसकी जो एक्सट्रैक्टिंग और जो नहीं है वो है आयरन पाइराइट, राइट। ये हेमीटाइट भी आयरन की है, मैग्नीटाइट भी है, साइडराइट भी आयरन की ओर है, और आयरन पाइराइट जो है ये आयरन की ओर नहीं है, राइट। ये आपको याद रखना है आयरन में, क्योंकि इसमें जो है आयरन पाइराइट में क्या होता है, FeS2 इसका फार्मूला होता है। इसमें सल्फाइड जो है सल्फर ज्यादा होता है, इसलिए इसमें आयरन कम होता है, तो ये आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सुटेबल नहीं है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर नॉट रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें से कौन सा मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिमूव नहीं होता है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जब मोल्टन लावा में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है, राइट। तो इसमें से बताइए कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, रिमूव नहीं कर सकते हम थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस से। या सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, या फिर आयरन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन। आयरन को हम इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि ये जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है ये है हाई रिएक्टिव, याद रखना है आपने, ये क्या है, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव। और इनको जो है इलेक्ट्रोलिसिस से, जो जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है उनको इलेक्ट्रोलिसिस से हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, और से रिमूव कर सकते हैं। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं, आयरन थोड़ा लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको जो है ब्लास्ट फर्नास से ही हम रिमूव कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नास आपको याद रखना है, ब्लास्ट फर्नास, इससे इसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। जो अमीबा में टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है, जब अमीबा अपना खाना खाता है तो अपने स्टमक को ओपन करता है, स्टमक से उसको जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर आ जाता है, उसको टेम्परेरी एक्सटेंशन, टेम्परेरी फिंगर्स बोलते हैं। क्या वो क्या होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है, सीडोपोडिया बोला जाता है, या सीलिया बोला जाता है। तो अमीबिया का जो टेम्परेरी फिंगर्स होते हैं उनको सीडोपोडिया कहा जाता है। ये 6th की बुक में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, 6th क्लास की आप बायो पढ़ेंगे तो वहां पे सीडोपोडिया आपको मिल जाएगा। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये इस अमीबा का सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल की आउटर कवरिंग होती है, आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट्स में स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, या ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज, या माल्टोस। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में होते हैं, प्लांट में स्टोर होते हैं, ये होते हैं स्टार्च की फॉर्म में। आपको याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में जो स्टोर होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स में जो स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन में फॉर्म में होते हैं। याद रखना है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज जूस इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो कौन से जूस को सेक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या ट्रेप्सिन, पेप्सिन, बाइल जूस, या बोथ 1 and 2। तो आपको याद रखना है। चलिए बताइए, तो ये जो पैनक्रियाज हैं ये किस जूस को सेक्रेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ट्रेप्सिन। क्या आंसर है इसका, ट्रिप्सिन को पैनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है, और बाइल जूस जो है वो कौन करता है रिलीज, चलिए यहाँ पे बताइए, लीवर, कौन सा, लीवर। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन कौन करेगा, ये स्टमक करता है, याद रखना है आपने, स्टमक जो है वो पेप्सिन जूस को रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, बाइल जूस करता है लिवर, और ट्रिप्सिन करता है पैनक्रियाज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, इन विच mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism। देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और दूसरा जो है इससे अपना खाना ले रहा है, इससे अपना खाना हासिल कर रहा है। जो ये है इसको बोला जाता है पैराजाइट। क्या बोला जाता है, पैराजाइट। और जिससे ये अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल से अपना खाना ले रहा है उसको बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है, होस्ट। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। क्या ये सेप्रोट्रॉपिक होता है, या पैराजाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, या फिर ऑटोट्रॉपिक, इसको बोला जाता है पैराजाइटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि पैराजाइट जो है वो अपना खाना लिविंग से ले रहा है तो इसको पैराजाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग
प्लांट्स एंड एनिमल से अपना खाना जब ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं, राइट। होलोजोइक का अगर यहाँ पे बताऊं तो होलोजोइक जो है वो फूड इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करते हैं, तो उनको बोला जाता है होलोजोइक। न्यूट्रिशन तो वो किस में होती है, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो। तो नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो ऑब्जर्व करते हैं वाटर को सॉइल से, किस प्रोसेस से, या डिफ्यूजन से, ट्रांसपिरेशन से, ऑस्मोसिस से, या फिर नन ऑफ द अबो। तो इसमें जो राइट आंसर है, चलिए बताइए, इसका राइट आंसर है सी पार्ट, ऑस्मोसिस से वो अपना जो पानी है वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है जब गैसेस वो वाटर का एवेपोरेट बन के वो जो लीव्स से है स्टोमेटा ओपन होता है तो वहां से वाटर जो है एवेपोरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन पूल से भी आप किसी चीज को ऊपर ले लेते हैं, वो आप बताएंगे, वो आप यहाँ पे बता देंगे। और डिफ्यूजन होता है गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। नेक्स्ट आता है द कंट्रैक्शन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो आपकी फूड पाइप है उसमें कंट्रैक्शन मतलब सुकड़ना और ओपन हो जाना, सुकड़ना और ओपन हो जाना। आप जब खाना खाते हो ना तो देखो आपकी नाली होती है, फूड पाइप जो होती है ये एक जगह से क्लोज होती है, फिर ओपन होती है, क्लोज होती है, खाना नीचे मूव करता है। उस मोमेंट को, उस खाने की मोमेंट को क्या बोला जाता है, क्या ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, ट्रांसपेरेशन बोला जाता है, पेरिस्टलिस्टिक मोमेंट बोला जाता है, या फिर डाइजेशन बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है पेरिस्टल्टिक मोमेंट या पेरिस्टलाइटिक मोमेंट भी बोला जाता है। इसको थोड़ा स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो पेरिस्टलाइटिक मोमेंट बोला जाता है इसको, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, what are the product obtained by anaerobic respiration in plant। anaerobic respiration जो होती है, anaerobic मतलब क्या होता है, deficiency of ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो उसको बोला जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी मसल जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। वहां पे ऑक्सीजन जो है वो लैक करती है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या उधर क्या प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, क्या लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी मिलती है, या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलती है, या फिर पायरोवेट जो है वो मिलता है एंड प्रोडक्ट। तो इसका जो प्लांट्स में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है रेस्पिरेशन में, तो वहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है और ये जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, एरोबिक। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज द एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन से। आप पढ़ेंगे इसमें जो पायरोवेट है, ये पायरोवेट जो है ये मिडल मैन का काम करता है रेस्पिरेशन में, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। रूट से लीफ की तरफ कौन सी वेसल जो है, कौन सा टिश्यू जो है वो मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। क्या वो जाइलम है, क्या फ्लोएम है, क्या पैरेन्काइमा है, या कोलेनकाइमा है। तो आपको याद रखना है वो जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल वो है जाइलम, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, आपको याद रखना है, यूनी डायरेक्शनल। और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, ये बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पे पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या होता है, देखो ये लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ये लिविंग सेल होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट्स में, आपको याद रखना है। और कोलेनकाइमा जो है ये भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, किसमें, मूवमेंट में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। प्लांट जब बेंड होते हैं ना तो बेंड, अब टूटते क्यों नहीं, शाखें क्यों नहीं टूटती, वहां पे होता है कोलेनकाइमा जो बार्क्स को टूटने नहीं देती है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है प्लांट्स का। और एक और होता है, आपको यहाँ पे बता दूं मैं, सैकरेनकाइमा, सैकरन CHYMA, सैकरेनकाइमा। ये जो सैकरेनकाइमा है ये क्या काम करता है, देखो ये होते हैं डेड, आपको पेपर में आ सकता है, ये तीनों में से कोई एक पेपर में आएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सैकरेनकाइमा। तो सैकरेनकाइमा होता है हार्ड शेल जो होते हैं ना, जो दरख्त के बाहर से छिलका होता है वगैरह होता है, ये डेड सेल होते हैं। बस आपको याद रखना है क्या होता है, ये सैकरेनकाइमा डेड सेल होते हैं, डेड सेल। अपनी नोटबुक पे लिखिए
पैरेन्काइमा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये लिविंग सेल होते हैं और ये लिविंग सेल जो है ये स्टोर करते हैं अपना खाना। जो भी प्लांट में खाना स्टोर होता है वो लिविंग सेल यही स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोरेज होता है, स्टोरेज का काम करता है ये। और कोलेनकाइमा क्या होता है, ये भी लिविंग सेल होते हैं और लिविंग सेल में ये मूवमेंट ऑफ प्लांट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसको ब्रेक होने से बचाते हैं। और सैकरनकाइमा जो है ये शेप को कंट्रोल करता है, प्लांट्स की शेप को कंट्रोल करता है और ये डेड सेल होते हैं, लिविंग नहीं होते, डेड सेल होते हैं सैकरनकाइमा। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए दूसरों तक भी इस क्लास को पहुंचाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग nephron allows the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। ब्लड कैपिलरीज में जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं ब्लड की, उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाती हैं वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और वाटर का, वो कौन से नेफ्रॉन्स जो हैं वो एलो करते हैं सिलेक्टिवली। ब्लड वेसल्स में जो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, इन चीजों का कौन से पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो एलो करता है? क्या ट्यूबुला है, ग्लोमेरुलस है, बाउमेन्स कैप्सूल है या यूट्रस? ये सारे पार्ट्स किसके हैं? ये ऊपर वाले सारे तीन के तीनों पार्ट जो हैं ये हैं किडनी के पार्ट। किसके? किडनी के पार्ट। और इसमें जो एलो करता है नेफ्रॉन का पार्ट इन सब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड वाटर को, ताकि ब्लड में जो है ये रीअब्जॉर्ब हो जाए, वो ट्यूब्यूल करता है। कौन करता है? ट्यूब्यूल करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए ये ट्यूब्यूल जो है ये आपको याद हो गया होगा। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये ग्लोमेरुलस के बारे में बताना आपको जरूरी है। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। और ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है ये भी फिल्ट्रेट जो है, ये फिल्टर इसने किया ना, ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन किया। ये बाउमेन्स क्या है? ये उस फिल्टर को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। फिल्टर को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। और ये जो यूरेटर है, यूरेटर क्या करेगा? यूरेटर जो है यूरिन ब्लेडर तक उस फिल्टर को ले जाता है। याद रखना है आपने, जो यूरिन ब्लेडर होता है, जब ग्लोमेरुलस ने जो है ब्लड और पानी को जो है फिल्टर किया, बाकी चीजों को फिल्टर किया, तो फिल्टर का इन सब चीजों को फिल्टर किया, फिल्ट्रेशन के बाद इस बाउमेन्स कैप्सूल ने इस ग्लोमेरुलस से उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद यूटर भेज दिया। यूटर ने उसको क्या किया? यूटर ने उसको आगे जो है वो यूरिन ब्लेडर तक उस यूरिन को पहुंचा दिया, या फिर वो जो यूरिया वगैरह जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होती है उनको वो बाहर निकालने में हेल्प करते हैं ये सारी चीजें। तो ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे राइट आंसर है। यही नेफ्रॉन का पार्ट है जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड वाटर को ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्प्शन कराता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन ऑल ट्रीज? बड़े बड़े दरख्तों में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, ऊपर की तरफ वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वाटर की, वो उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या रूट प्रेशर से ऊपर पानी चढ़ता है, या फिर कैपिलरिटी से चढ़ता है, या ट्रांसपायरेशन पुल से चढ़ता है, या फिर फोटोसिंथेसिस से चढ़ता है? तो राइट आंसर है ट्रांसपायरेशन पुल। वो मैंने अभी आपको क्वेश्चन ऊपर पूछा था, उसका आंसर यही निकल गया। बड़े बड़े दरख्तों में जो पानी ऊपर जो मूवमेंट करता है, पानी जो दरख्तों को ऊपर लीफ तक पहुंचता है, वो ट्रांसपायरेशन पुल से ही होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जाइलम? इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो जाइलम का नहीं है, जाइलम टिश्यू का नहीं है? दैट हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट, जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे जाइलम के पार्ट्स हैं, एक नहीं है, ट्रेचेट्स भी है, जाइलम का पार्ट है, वेसल्स भी जो है जाइलम का पार्ट है, और जाइलम पैरेन्काइमा भी जो है वो जाइलम का पार्ट है। ये जो सी ट्यूब है ये जाइलम का पार्ट नहीं है। इन्होंने नॉट पूछा है तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ये किसका पार्ट है? ये फिलोयम का पार्ट है। फिलोयम का पार्ट है, आपको ये याद रखना है। ये किसका पार्ट है? ये फिलोयम का पार्ट है। सी ट्यूब जो है वो जाइलम का पार्ट नहीं है, बाकी सब जाइलम के पार्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर? इसमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, सॉइल इनटू द रूट्स? सॉइल से रूट, याद रखना। अब सॉइल से जो है रूट की तरफ जो है न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वो किसकी हेल्प से आते हैं? वो आपको याद रखना है। ए पार्ट क्या वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन होता है, या फिर इंपीबिशन होता है? तो उसको जो वो सॉइल से रूट्स की तरफ जब वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो वो उसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाता है?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है। पैसिव में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी नहीं चाहिए, ये याद रखना है आपने। पैसिव में एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है और एक्टिव में आपको एनर्जी जो है रिक्वायर होती है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, यह आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप पहले समझा दिया। इम्बिबिशन क्या होता है, ये इम्बिबिशन होता है जब सॉलिड चीजों से वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को बोला जाता है इम्बिबिशन। तो एक्टिव में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो न्यूट्रिएंट्स किस लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है, और पैसिव में आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट आता है, ए प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रो ट्रांसपायरेशन। प्लांट जो है एक्सेस वाटर जब प्लांट्स में होता है थ्रो ट्रांसपायरेशन की वजह से, व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा मेथड जो है प्लांट अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं ताकि वो अपने सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाल सकें। तो बताइए, शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, अपनी स्टेम को छोटा करते हैं, ड्रॉपिंग डाउन फ्रूट, या फ्रूट को ड्रॉप कर देते हैं, या शेल्डिंग ऑफ येलो लीव्स, अपने जो है येलो लीव्स को गिरा देते हैं, या एक्सपेंशन ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल, या अपने रूट्स को जो है सॉइल में ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है, जो प्लांट पानी ज्यादा होने पर मेथड अप्लाई करते हैं जब पानी उसमें ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शेडिंग ऑफ येलो लीव्स, वो येलो लीव्स को शेड गिरा देते हैं, या आपको याद रखना है। यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, प्लांट्स स्टोर टॉक्सिक सब्सटेंस इन ओल्ड लीव्स, bark or fruits when these part fall off, waste are removed from the plant body। जो वेस्ट प्लांट बॉडी में होता है वो इन्हीं लीव्स के जरिए से निकल जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीशन इज ट्रू। इसमें पूरी साइंस आपकी जो है वो हमने ली हुई है और उसमें आपका कुछ भी नहीं बचता है। आप एंड तक क्लास को देखते रहें, सब का सब इसमें आपका कवर हो जाएगा, और होप आप इसको पढ़ के जो है वो अपनी साइंस को स्ट्रांग करेंगे, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे आपको कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, नहीं, यही क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आप एग्जाम में जो है उस कंसेप्ट के बेस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीशन इज ट्रू। इसमें से कौन ह्यूमन एक्सक्रीशन के रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, द बाउमेंस कैप्सूल कलेक्ट फिल्टर्ड ब्लड, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑकर इन द लूप ऑफ हेनले, या रेनल आर्टरी कैरीज क्लीन ब्लड टू द किडनी। बताओ इसमें से ट्रू जो है वो कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें अभी हमने पहले पढ़ा था, ये बाउमेंस कैप्सूल जो है ये कलेक्ट करता है फिल्टर्ड ब्लड को और उसको आगे ब्लड वेसल होते हैं उनमें भेज देता है। तो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, ये राइट नहीं है। और ये भी मैक्सिमम, ये सारे लूप हेनली भी किसका पार्ट है, ये भी किसका, किडनी का पार्ट है। रिनल आर्टरी भी किसका है, किडनी का पार्ट है। ये सारे किडनी के पार्ट है। आप जाएं, किडनी के बारे में अगर आपको क्लास देखनी है तो आपके लिए शायद आई थिंक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत आप चेक कर लें, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ना कि किडनी में। रेनल आर्टरी करती है इम्प्योर ब्लड टू किडनी, ये याद रखने। रेनल आर्टरी जो है ये इम्प्योर ब्लड लाती है किडनी की तरफ, आपको ये याद रखना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है, द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग NAAQM प्रोग्राम इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोग्राम जो था नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये प्रोग्राम इंडिया में इनिशिएट किया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या NGT। ये प्रोग्राम जो था ये इनिशिएट किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट आता है, ग्रीन मफलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड, इसको स्टार मार्क कीजिए आप। ग्रीन मफलर जो है वो किसके रिलेटेड है, क्या सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, या फिर और क्या है, वाटर पोल्यूशन है। तो ग्रीन मफलर ये याद रखना है आपने, ग्रीन मफलर पेपर में आ सकता है, फिर नहीं बताना। तो ग्रीन मफलर जो है ये यूज हुआ है, ये रिलेटेड है नॉइज पोल्यूशन के रिलेटेड है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है, पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ। पॉलीथीन बैग जो है इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बने होते हैं अनब्रेकेबल मॉलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, पॉलीमर से या प्रोटीन से। पॉलीथीन बैग जो है ये पॉलीमर से बने होते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, याद रखना है आपने, नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। चलिए
नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। बायो इंडिकेटर एयर पोल्यूशन के इसमें से कौन सा है? क्या वो लाइकन है, फेरन है, मनी प्लांट है या फिर डॉटर है? तो इसका राइट आंसर है लाइकन। लाइकन जो है वो बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर मतलब ऐसे इंडिकेटर अगर वो वहां पे मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं है। अगर वो वहां पे मौजूद नहीं होंगे, अगर वो एक्सटिंक्ट हुए होंगे, वो ये जो लाइकन है अगर ये खत्म हो गए होंगे उस एरिया में, हमें वो पता लग जाता है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, क्योंकि ये जो ही एयर पोल्यूशन होता है तो ये डेड हो जाते हैं लाइकन, इसीलिए ये बायो इंडिकेटर है। अगर ये उस प्लेस पे मौजूद है तो मतलब वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है, अगर मौजूद नहीं है तो वहां पे एयर पोल्यूशन है, राइट। तो लाइकन इज द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज एन इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन इन। कहां पे पोल्यूशन होगा जो ये इंडिकेट करते हैं बीओडी? क्या एक्वेटिक एनवायरनमेंट, सॉइल, एयर या फिर ऑल द अबो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर इन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट? जहां पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में मिलकर रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या हो गया? बायोस्फीयर हो गया हमारे पास एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, लिविंग, नॉन लिविंग सारी चीजें इकट्ठे मिलकर रहना। और कम्युनिटी क्या हुई? पार्टिकुलर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ये हुई कम्युनिटी। और पॉपुलेशन क्या हुई? किसी स्पेसिफिक स्पीशीज की, स्पेसिफिक स्पीशीज की स्ट्रेंथ, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन। ये जो दिया था, ये दिया था एजी टेंसले ने। किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। ये याद करके जाना आप, इकोसिस्टम, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पायरामिड्स इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इकोलॉजिकल पायरामिड्स के रिलेटेड बिल्कुल राइट है? पायरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक सिस्टम। गलत है। पायरामिड ऑफ बायोमास आर ऑलवेज अपराइट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। राइट है। डिकम्पोजर्स आर जनरली इंक्लूडेड इन द पायरामिड ऑफ द नंबर। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं कहां पे? पायरामिड ऑफ नंबर्स में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बी और सी है या फिर ए है या बी है या फिर सी है? तो इसका जो राइट आंसर है, पायरामिड ऑफ बायोमास आर ऑलवेज अपराइट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि पायरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो भी अपराइट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। ये हमेशा अपराइट होती है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, जमीन पे हो या फिर पानी में हो। पायरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो अपराइट होती है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है पहले क्लासेस में। ये अपराइट होती है एनर्जी भी। और पायरामिड ऑफ बायोमास जो है, अब मास की बात आ गई तो लैंड पे ये भी क्या होता है? अपराइट होता है। और अगर एक्वाटिक में पूछा जाए तो वहां पे बायोमास जो है वो कभी कभार जो है वो इन्वर्टेड हो सकता है, राइट। तो ये डिकम्पोजर तो ऐड नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिसाइड्स क्लोरीन रेडिकल्स एक्ट्स एज ए सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोफेरिक ओजोन। स्ट्रेटोफेरिक ओजोन को खत्म करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट मतलब रोल प्ले कर रहा है? वो भी क्लोरीन रेडिकल्स में से। क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वाटर वेपर है? तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, OH। यही जो है ये मेन रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रैक्ट मतलब खत्म करने में, ओजोन होल को ज्यादा बढ़ाने में। ये जो है OH जो है, ये जो क्लोरीन रेडिकल्स है, ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाज साइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन हुआ था प्रोडक्शन और कंजम्पशन, बनाना और इस्तेमाल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए? ताकि ओजोन को डिप्लीट होने से बचाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी टारगेट ऑफ द प्रोटोकॉल? इस प्रोटोकॉल का कौन सा जो था वो प्राइमरी टारगेट नहीं था? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर इसका जो है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेन टारगेट, प्राइमरी टारगेट नहीं था। CFC प्राइमरी था, हेलोन्स जो थे ये प्राइमरी टारगेट था, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो था ये प्राइमरी टारगेट था किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए साइन हुआ था? ये हुआ था कंट्रोल करने के लिए, इन तीन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और कंजम्पशन और प्रोडक्शन से।
ना तो कंज्यूम करना है और ना ही प्रोड्यूस करना है, राइट। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस गैसेस काजिंग ए राइज ऑफ 3 डिग्री राइज in the overall global temperature in the past century or CFC। ग्रीन हाउस गैसेस ने काज किया 3 डिग्री सेल्सियस, पिछली सेंचुरी में 3 डिग्री सेल्सियस का ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। ये तो एक कंसर्निंग चीज है। सीएफसी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, क्योंकि सीएफसी जो यूज हो रहा है तो आप सीएफसी को कम कर रहे हैं, तो ज्यादातर सीएफसी कहाँ पे यूज हो रहा है? रेफ्रिजरेटर, हमारे जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें जो है सीएफसी यूज होता है। और सीएफसी की कौन सी फॉर्म? क्या अमोनिया होता है, फिर होता है मीथेन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें जो सीएफसी का राइट आंसर है वो है फिरॉन। यही जो है ये जो है सीएफसी यूज हो रहा है। तो फिरॉन जो है ये सीएफसी जो है रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है, आपको याद रखना है। ये इसका ट्रेड नेम है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड मैंने आपको समझाया है, आप वहां पे क्लास विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में वहां पे जाइए और वहां पे देख सकते हैं आप। इफ F1 जनरेशन इज सेल्फ पॉलिनेटेड द phenotypic ratio is 9:3:2:3:1 is observed। 9:3:3:1 is observed। What does this ratio verify? ये रेशो क्या वेरीफाई कर रहा है? तो ये कर रहा है क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस? नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? नहीं, ये भी नहीं है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यस, ये राइट आंसर है। तो सी पार्ट इज द राइट, सी है ये, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट को ही ये रेशो वेरीफाई कर रहा है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप क्लास को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, मेंडल्स सक्सेस वाज लार्जली ड्यू टू हिज स्टडी ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। व्हाट डज ट्रू ब्रीडिंग सिग्निफाई? मेंडल्स ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उसने स्टडी की थी ट्रू ब्रीडिंग। ये ट्रू ब्रीडिंग का क्या मीनिंग है? क्या ऑर्गेनिज्म दैट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद ए मिक्सचर ऑफ ट्रेट? नहीं, ये तो नहीं हो सकता भाई। होमोजाइगोनस ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम फिनोटाइप ओवर मेनी जनरेशन। यस, ये जो बी पार्ट इज द राइट आंसर। सेम फिनोटाइप जो है फिन ओवर मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन तक उनका जो है सेम फिनोटाइप्स होना चाहिए, मतलब उनका रेशो सेम होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग सेम होना चाहिए, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टर्म फॉर द फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड गैमेट्स व्हिच एनहांस जेनेटिक वेरिएशन। इसमें से कौन सी टर्म है जो इंक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएशन को? चलिए बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑटोगैमी है, डाइकोगैमी है, या फिर एलोगैमी है, या फिर क्लेस्टोगैमी है? तो इसमें अनरिलेटेड गैमेट्स फ्यूजन जो है वो एलोगैमी में होती है, राइट। यही इसका जो है इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएशन, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सीक्वेंस रहती है? क्या गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, या फिर ये पार्ट, या फिर ये पार्ट? टाइम कम है तो आप खुद पढ़ेंगे, और इसका राइट आंसर है पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां पे ओवा और स्पर्म जो है वो मिल जाते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और मिलने के बाद वो जो है रिप्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं जाइगोट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, इनमें से कौन सा प्लांट जो है डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट, जिनमें इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स नहीं होते हैं? तो इनमें जो कौन, क्या फनेरिया होता है, पेट्रस होता है, सेड्रस होता है, या पॉलीट्रेचियम होता है? इसका जो राइट आंसर है वो सेड्रस होता है। सेड्रस जो है ये जिम्नोस्पर्म होती है। इसमें क्या होती है? जिम्नोस्पर्म, मतलब इसमें दोनों फीमेल और मेल जो है वो इकट्ठे एक ही प्लांट में होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है। बाकी ये जो तीन है इसमें जो है तीनों में क्या होता है? इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं फ्री लिविंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट कैनिफर्स फ्रॉम ग्रासेस। इसमें से जो है कौन डिफरेंशिएट करता है कैनिफर्स को ग्रासेस से? एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब, लैक ऑफ जाइलम ट्रेचिया, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवल, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यही इसका राइट आंसर है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है बगैर फर्टिलाइजेशन के ही। वही जो है डिफरेंस है कैनिफर्स को ग्रासेस से। ग्रासेस अलग और कैनिफर्स में ये डिफरेंस है कि इनमें जो है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है Which of the following characteristics differentiate bryophytes from algae? इनमें से कौन सी characteristics हैं जो bryophytes को algae से अलग करती हैं? क्या lack of vascular tissue होता है, क्या plant body is thyroid, या they have
क्लोरोप्लास्ट, या दे पोजेसेस एर्चिगोनिया, या ये पोजेस करती हैं एर्चिगोनिया। तो जो एल्गी को ब्रियोफाइट से डिफरेंट कर देती है वो है इसका डी पार्ट, दे पोजेसेस एर्चिगोनिया। ये पोजेस करती हैं एर्चिगोनिया को, राइट। ये अर्चिगोनिया क्या होता है? अर्चिगोनिया प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जहां पे एग बनता है। आपको याद रखना है ये वो प्लांट का फीमेल स्ट्रक्चर होता है जहां पे एग बनता है और वहीं पे इसकी जो है फर्टिलाइजेशन होती है, उसी को बोला जाता है अर्चिगोनिया। तो देखो ये पाया जाता है ब्रियोफाइट्स में। ये प्लांट्स किस में पाए? ये जो अर्चिगोनिया जो है ये ब्रियोफाइट्स में पाया जाता है, एल्गी में ये पाया नहीं जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्रियोफाइट जो है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और वहीं पे एग बनता है और उसी जगह जो है वो एग भी वहीं बनता है और उधर ही फर्टिलाइजेशन भी होती है। एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता है, यही डिफरेंशिएट इनके बीच में करता है, राइट। ये क्लास यहीं पे होती है दी एंड। अगर ये मैराथन आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें जो भी इसकी प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए जो है वो मैराथन ही लाई जाएगी, चाहे कंप्यूटर पे होगा या फिर जीएस पे होगा या फिर स्विक्स पे होगा, वो आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपको करना होगा इंतजार। अगर आपको पीडीएफ रिक्वायर है तो आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्लास तक आप दीजिए इजाजत, गुड बाय।